Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well and I welcome you all to the channel ACE UPSC with Nitya Pandey. I work as a mentor helping all the aspirants in making their preparation easy. और आज इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन को पढ़ सकते हैं और कैसे आप उससे नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों को ये इशू बार बार आ रहा था कि मंथली मैगजीन को पढ़ना कैसे है, उससे चीजें याद कैसे करनी है एंड हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास द मोस्ट पॉपुलर मैगजीन इन द मार्केट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, विजन आई है। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसी मैगजीन को फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। अदर मैगजीन भी इसी पैटर्न पर रहती हैं ऑलमोस्ट। तो आप उनको उनसे भी आपको कैसे नोट्स बनाने हैं आप इससे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने दो टॉपिक्स चूज किए हैं जो मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट से लगे। वन टॉपिक इज फ्रॉम पॉलिटी, दैट इज 10 years ऑफ नीति आयोग। तो देखिए जनरली क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन एक्सेट्रा 10, 15, 25, 50, 100, 75 इस तरह के ईयर्स हो रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसीलिए एक टॉपिक मैंने ये चूज किया है। दूसरा टॉपिक, क्योंकि पॉलिटी इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों के बीच में, बट आईआर मेनली मेंस में रहता है। सो इसलिए मैंने एक मेंस स्पेसिफिक टॉपिक भी चूज किया है, दैट इज मिनीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म। ओके। तो पहले हम सीखेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप चीजें हाईलाइट भी कर सकते हो विद इन द पीडीएफ एक्सेट्रा। एंड इन द सेकेंड स्टेज वी विल बी लर्निंग हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज 10 years ऑफ नीति आयोग। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, Jan 1, 2025 को नीति आयोग ने अपनी 10th ईयर ऑफ फाउंडेशन सेलिब्रेट किया है। नाउ द थिंग इज कि ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछता है, हाउएवर ये स्टेट पीएससी या एसएससी लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थिंग कि आपको नीति आयोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर, जैसे कि नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है। यूनियन कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू ये बनी थी और इसने रिप्लेस किया है अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन को। यहाँ पर जो अबाउट नीति आयोग दिया गया है, दिस इज समथिंग जो मुझे लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हो, आपको बस रिवीजन हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि इसके आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी स्टैंडर्ड बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ट्विन मैंडेट है, अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजीज एंड कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस तरह की चीजें अगर नीति आयोग पे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह की चीजें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि नीति आयोग यूनियन कैबिनेट रेजोल्यूशन से बना। ठीक है। इसका दो मैंडेट है, एसडीजी को मॉनिटर करना और कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंश्योर करना। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस इज हाउ, इस तरह से ये सिर्फ करंट अफेयर्स मैगजीन की बात नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स भी, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जैसे ही आपने उसको पढ़ा इस तरह से एक्टिव रिकॉल करो। बंद करो बुक को और सोचो कि क्या पढ़ा। दिमाग में प्रेशर डालने की जरूरत है। कॉम्पोजिशन क्या क्या है, तो जैसे कि चेयरपर्सन कौन होता है इसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन है, पीएम है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, मैक्सिमम 4 मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द पीएम। वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग कौन अपॉइंट करता है जनरली। अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान देने वाली चीज है, लाइक ये आपको पॉलिटी में हेल्प करेगी। सो जनरली कोई भी अपॉइंटमेंट्स मेनली जो भी अच्छे बॉडीज के होते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, बट यहाँ पर नीति आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और कुछ स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं। साथ में इसकी रीजनल काउंसिल्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक टेन्योर के लिए बनाई जाती है। ओके। रीजनल काउंसिल्स कन्वीन्ड बाय द पीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज होते हैं। फिर इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो भी पीएम ही अपॉइंट करते हैं फॉर अ फिक्स टेन्योर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अभी करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के कौन है। ओके। अगर आपका यूपीएससी क्वालिफाई होता है तो आप भी इस रैंक तक पहुंच सकते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लान्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बहुत ही बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। ओके। दिस इज नॉट समथिंग जो कि आपको रटने की जरूरत है। इसको बस समझना है कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, एक प्लानिंग बॉडी है तो प्लान ही बनाएगी। ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट को तो इनकॉर्पोरेट करना ही है। ओके। देन एंटरप्रेन्योरियल, थोड़ा इनोवेशन इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे, तो एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इंटरसेक्टोरल इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को एड्रेस करेगी एक्सेट्रा। अदर फीचर्स क्या है, सपोर्टेड बाय द अटैच्ड एंड ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस इज अ पॉइंट जो हो सकता है कि आपको आपकी स्टैटिक बुक में ना मिले, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटीज डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन एक्सेट्रा, इससे रिगार्डिंग। ठीक है।
दिस इज नथिंग, इसमें से कुछ भी आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना है, जो अभी ऑब्जेक्टिव फीचर्स एक्सेट्रा, इसको थोड़ा समझो। ओके, नाउ नेक्स्ट आ रहा है कि भाई 10 साल हो गए हैं बने हुए, तो क्या अचीव किया है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स। तो क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो वो एनहांस हुआ है। कैसे एनहांस हुआ है? लिंकिंग ब्रिज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन टू अलाइन रीजनल प्रायोरिटीज विद नेशनल गोल्स। नीति, अब ये कैसे एनहांस्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये कैसे एनहांस हुआ है? थ्रू नीति आयोग टीम इंडिया हब। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूंगी, क्योंकि ये लैंग्वेज तो मुझे पता ही है। ठीक है, इसमें मुझे याद करने जैसा कुछ लग नहीं रहा है। टीम इंडिया हब इज समथिंग जो कि हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, तो उसको मैं लिखूंगी, जिसमें क्या हो रहा है, सारे स्टेट्स वर्क करेंगे टुवर्ड्स अ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। ओके, नाउ दिस इज अगेन समथिंग कि मैं इसको नहीं लिखूंगी, क्योंकि टीम इंडिया से मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, कुछ एजेंडा अचीव करेंगे। दूसरा क्या है, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इसका भी कुछ 112 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आएंगी। ओके, नीति आयोग वर्क्स क्लोजली विद द रिस्पेक्टिव लाइन मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे मैं दो चीजें इसको अंडरलाइन कर लूंगी, एक पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए दो एग्जांपल्स बहुत है। फिर इसने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी बढ़ाया। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे बढ़ता है, कंपटीशन कैसे होता है, रैंक करते हैं, तो ये किसको रैंक करेगा? स्टेट्स को रैंक करेगा। कैसे? थ्रू डिफरेंट इंडेक्सेस, जैसे कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हो गया, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कर दिया, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स हो गया। तो इससे स्टेट्स को कंपटीशन फील होगा, वो स्टेट अच्छा कर रहा है, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओके, next is governance and policy advice. As a think tank, आयोग advised on long-term strategic policies and shifted its focus from तो देखो, प्लानिंग कमीशन मेनली फाइनेंशियल एलोकेशन पे फोकस कर रहा था, लेकिन जो नीति आयोग है, उसने सिर्फ फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं, स्टेट्स को एडवाइस भी कर रहे हैं कि आप कैसे बेटर पॉलिसीज, बेटर स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो। जैसे कि स्टेट्स की इसने मदद की इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बेटर गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इनकल्केटेड इनोवेशन, इनोवेशन कैसे लेकर आया ये? थ्रू अटल इनोवेशन मिशन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। दिस इज समथिंग जो कि करंट है, ठीक है, यही करंट होता है, ये नहीं मिलेगा आपको अपनी लक्ष्मीकांत में। रीजनल एंड इंटर सेक्टोरल सोशल इंटरवेंशन इसने लिया, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो साथ ही इनिशिएटिव हो गया, पोषण अभियान हो गया, स्टेट हेल्थ इंडेक्स हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मॉनिटर करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स लेकर आया है। ओके, ये हो गया। इसके बाद नीति आयोग के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो की इनिशिएटिव्स, अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये सब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस दोबारा पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट्स कौन कौन सी है? सेफ अकोमोडेशन, एनहांसिंग डोमेस्टिक कोकिंग कोल अवेलेबिलिटी, पाथवेज फॉर एडिबल ऑयल ग्रोथ एंड साथ ही रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, इसका कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो हो सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स में आ गया क्वेश्चन, सेफ अकोमोडेशन रिपोर्ट किसकी है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन है, आपको चूज करना है। दूसरा, जैसे कि अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन है एडिबल ऑयल पे, तो हम बता सकते हैं रिसेंटली नीति आयोग हैज आल्सो रिलीज्ड इट पाथवेज फॉर एडिबल ऑयल ग्रोथ रिपोर्ट, सो इट कैन बी अ वे फॉर इंट्रोड्यूसिंग आल्सो। ओके, तो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चलती है। नाउ इंडेक्सेस, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है, तो अगेन अगर एसडीजी पे कोई क्वेश्चन है, तो हम बता सकते हैं नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स अभी हाल ही में आया, या स्टेट हेल्थ पे कोई है, इनोवेशन पे कुछ है, तो इस तरह से। देन कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, चैलेंजेस बहुत ही सिंपल से हैं कि बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, एक्सेट्रा, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी है, ओवरलैपिंग रोल्स हैं, स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। तो इसमें जो अंदर की चीज है, ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, अगर अगर मैं नोट डाउन करूंगी तो उसको नहीं करूंगी, ओके, क्योंकि मुझे ऊपर से समझ आ रहा है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, आई नो, and this you should also learn in a period of time. Now, Niti Aayog has played a crucial role in shaping India's policy landscape through cooperative federalism, strategic planning, and fostering innovation. However, its effectiveness is constrained by several limitations. To enhance its impact, Niti Aayog must evolve into a more empowered institution with greater financial autonomy, resource allocation, and stronger policy enforcement mechanism, ensuring better coordination between states, with states and the center. इसके पहले जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी वो बहुत ही जेनरिक थी, कुछ भी आज सच बता नहीं रही थी। मैं खुद से भी लिखने जाऊंगी तो ऐसे सेंटेंसेस लिख लूंगी। ओके, आफ्टर दैट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन जो कुछ कन्वे कर रही है, सो दैट इज समथिंग जिसको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ। ओके, अब देखिए, आपको भी जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो इस वीडियो के पहले मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, आपसे पढ़ते पढ़ते मैंने ऑलमोस्ट इसको 2 बार पढ़ लिया है, हाईलाइट कर लिया है। सो आपको भी नोट्स बनाने के पहले कोई भी चीज 2-3 बार पढ़नी है, उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं।
ओके। अब आपको दो तीन बार कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि एक ही एडिटोरियल को एक ही गो में तीन बार पढ़ रहे हैं। आप एक टॉपिक को दो तीन बार पढ़ो, जैसे कि पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन को दो तीन बार पढ़ो, एक बार पूरा पढ़ा, दूसरी बार हाईलाइट किया, थर्ड टाइम हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ा, एंड आफ्टर दैट यू गो फॉर नोट मेकिंग। ओके, बिफोर नोट मेकिंग ट्राई टू लुक एट सम पीवाईक्यूज ऑल्सो इफ पॉसिबल ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। पीवाईक्यूज आप रोज भी देखते रहो, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब क्योंकि अभी मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया तो लेट्स मेक नोट्स ऑन इट। ठीक है, चलो। तो जैसे कि अगर मैं पूरे तरीके से बताऊं तो ये कैसे बनाऊंगी मैं नोट्स, ये क्या होगा मेरा, करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे। ओके, और ये कौन सा सेक्शन होगा, पॉलिटी सेक्शन होगा। ठीक है, और सपोज करो मैं आज से नोट्स बना रही हूँ, तो पॉलिटी का ये मेरा फर्स्ट टॉपिक हो गया, नीति आयोग। ओके, अब सबसे पहले मुझे इसमें क्या लिखना है कि रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, चलो। सो वो लेट अस राइट, थोड़ा सा कलर वलर चेंज करके लिखते हैं। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, 10 years ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इस तरह से शॉर्ट नोट्स ही बनने चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिखना। ठीक है, ये हो गया हमारा रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सब चीजें तो मुझे आती है। ठीक है, एक चीज जो मुझे लग रहा है मे बी मेरी बुक में नहीं होगी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये होगी आपके बुक में। ठीक है, चलो, तो मैं डायरेक्ट अब आऊंगी कि क्या क्या इसके अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट्स, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं बच रही है तो थोड़ा नोट्स ना थोड़े अच्छे दिखने चाहिए। ओके, तो नीट एंड क्लीन बढ़िया से दिखने चाहिए, एकदम खोल के ना पढ़ने का मन करे। सो यहाँ पे मैंने इसके लिख लिया अचीवमेंट्स। ओके, तो अचीवमेंट में पहला क्या है, एनहांस्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहला अचीवमेंट्स डाल दिया, एनहांस्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये नोट्स ना थोड़े इस तरह के होने चाहिए कि जैसे ही आपको आंसर लिखना है ना, इन्हीं नोट्स को आप कॉपी पेस्ट कर दो वहां पर। इसी तरह से मैं अपना आंसर भी लिखूंगी एक तरह से। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे एनहांस किया है, टीम इंडिया हब, एंड अनदर थिंग इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जिसमें अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे ब्रैकेट में ये भी लिख सकती हूँ, 112 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। ये मेरी प्रीलिम्स बेस्ड इंफॉर्मेशन भी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ओके, सो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे, क्या अब ये स्ट्रेंथन्ड और ये सब वर्ड्स मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि आई नो कि ये मैं यूज कर सकती हूँ। चलो, आप लोगों के लिए अभी थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। जनरली आप लोग अपने नोट्स ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ ये। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट इंडेक्सेस के थ्रू, इंडाइसेस। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अगर मैं इतना लिखूंगी ना तो दिस इज लाइक बहुत ज्यादा चीजें ये कन्वे कर रहा है, रादर देन कि मैं वेगली सेंटेंसेस को सेंटेंसेस लिख रही हूँ कि नीति आयोग इंडाइसेस निकालता है टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। उससे अच्छा मैंने कंक्रीट दिया, ये इंडेक्स है, इससे कंपटीशन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, चलो, दो इंडेक्स बहुत है। देन एक और जो चीज है दैट इज गवर्नेंस एंड पॉलिसी एडवाइस। एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, नोट्स में इतना शॉर्ट फॉर्म लिख लिख के शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत मत बना लेना। देखो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था, मैं नोट्स में शॉर्ट फॉर्म लिखती थी तो आंसर्स में नहीं लिखती थी, बट लोगों के साथ जनरली ऐसा होता है कि अगर आप नोट्स अपने शॉर्ट फॉर्म में बनाते तो आप आंसर्स भी उसी शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगते हैं। सो अवॉइड दैट। ओके, अगर आपके साथ वैसा हो रहा है तो नोट्स भी पूरे फुल फॉर्म में ही बनेंगे। ओके, इसमें मैं डायरेक्ट बस ये लिखूंगी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
बाकी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रिटेन करो। नोट्स आर समथिंग जो कि एकदम क्रिस्प चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोबारा से ही सब कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो क्यों ही बना रही हूँ, इसी को पढ़ लूंगी। नेक्स्ट इज, तो इसमें ऐसे इनकलकेटेड ये सब वर्ड्स नहीं लिखूंगी मैं डायरेक्ट। अगर आंसर लिख रही हूँ तो डेफिनेटली इनकलकेटेड वगैरह यूज करूंगी। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूंगी इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप आंसर में भी डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आप टॉपर कॉपीज देखोगे तो आपको ये समझ भी आएगा। डिजिटल, अब इस एक्सरसाइज से क्या होगा ना कि आपको ये चीज इतने अच्छे से याद हो जाएगी ना कि आगे जब भी आप ये नोट्स खोलोगे आपको तुरंत खुद की लिखी हुई चीज जितने अच्छे से याद होती है ना, कुछ भी उतने अच्छे से याद नहीं होता। और बहुत ही आसान लगेगा आपको ये बाद में पढ़ने के लिए भी। अटल इनोवेशन मिशन, ओके दिस इज मिशन। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ओके। ठीक है, फिर रीजनल एंड इंटरसेक्टोरल सोशल इंटरवेंशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर एसडीजीज के लिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, डन। अब इसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस के लिए मैं इस तरह का फ्लो चार्ट बना दूंगी। अगर मैं ये सब चीजें अपने नोट्स में प्रैक्टिस करती रहूंगी तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं आंसर्स लिखूंगी तब भी आ जाएगा। इसीलिए आपको इस तरह से अपने नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। पहले जब भी नोट्स बना रहे हो थोड़ा रिकॉल करो, जैसे कि मैं अभी रिकॉल कर रही हूँ तो मुझे दो तीन पॉइंट्स याद आ रहे हैं। बजटरी कंस्ट्रेंट्स, ओवरलैपिंग रोल्स, लैक ऑफ स्टैट्यूटरी स्टेटस, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस। और क्या है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। ठीक है, हमेशा एक पॉइंट ज्यादा लिखना चाहिए अपने नोट्स में, क्योंकि जब हम चार पढ़ के जाएंगे तब तीन लिखेंगे, जब पांच पढ़ के जाएंगे तब चार लिख पाएंगे। ओके, अब कंक्लूजन के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि क्या आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन। ऐसे लिखने से ना जल्दी चीजें याद होती हैं। अगर आपके पास कोई और इफेक्टिव तरीका है जिससे आपको उस तरह से आपको प्रेजेंट करने में जल्दी याद होता है तो आप उस तरह से कर सकते हो। देन रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। ठीक है, सो दीज आर माय नोट्स।
रेडी फॉर द टॉपिक ऑफ नीति आयोग। अब इसमें एक और चीज जो मैं करूंगी दैट इज कि मैं इन नोट्स को एक मार्जिन ड्रॉ करके बनाऊंगी। मार्जिन ड्रॉ करके मैं इसलिए बनाऊंगी कि आगे अगर मुझे नीति आयोग से रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा मार्जिन ड्रॉ करके बनाना है। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम करते हैं, या फिर मैं कई बार ये भी करती थी कि इसके बाद में भी एक पेज में ब्लैंक छोड़ देती थी, ताकि अगर मुझे आगे कुछ भी ज्यादा बड़ा भी मिलता है नीति आयोग से रिलेटेड तो मैं यहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकती हूँ। इसी से चीजें कंसोलिडेट होंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं मिनीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म। मैं थोड़ा सा डिफरेंस पहले ही बता देती हूँ। मल्टीलेटरलिज्म इज व्हेन मेनी कंट्रीज कम टुगेदर, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल वी हैव यूनाइटेड नेशंस। ओके, मिनीलेटरलिज्म इज तीन चार कंट्रीज साथ में आके कोऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव क्वाड, वी हैव एससीओ, वी हैव ब्रिक्स एक्सेट्रा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन। इसी तरह से आना चाहिए कि कोई भी कभी भी पूछे उसको चुटकियों में आप कॉन्सेप्ट समझा पाओ। Now, recent adoption of Cybercrime Treaty by UN General Assembly is not only a breakthrough for a fractured cyber governance system, बट ऑल्सो अ मेजर विक्ट्री फॉर मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि बहुत दिनों से यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा था, बट हाल ही में साइबर क्राइम ट्रीटी का अडॉप्शन हमें बता रहा है कि हाँ, मल्टीलेटरलिज्म दोबारा से इमर्ज हो रहा है। ओके, यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी, number of factors: rise of nationalism, populism, economic inequalities, great power competition, fall of liberal order and multilateralism. ठीक है, also there has been a growing access to internet, rising cybercrime, inadequacy of liberal institutions, broker intergenerational dialogue, all of which has caused erosion of multilateralism. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, जब भी कुछ पढ़ रहे हो उसको समझो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है कि पढ़ते जा रहे हैं, नो, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं तो दीज आर बेसिकली फैक्टर्स फॉर, अपनी लैंग्वेज में लिखो नहीं समझ आ रहा तो, डिक्लाइन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। ओके, पहले तो ये बता रहे हैं, ये दोनों पॉइंट तो यही बता रहे हैं, हैव लेड टू इमर्जेंस ऑफ, इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो डिक्लाइन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, या फिर इसको बोल सकते हैं रिसर्जेंस ऑफ मिनीलेटरलिज्म। ये क्या बता रहे हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, रिसर्जेंस आई थिंक वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, इमर्जेंस ऑफ मिनीलेटरलिज्म। आप ये सारी चीजें पेंसिल से कर सकते हो क्योंकि मैं इन्हें डिजिटली कर रही हूँ तो ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी डिस्पाइट डाइवर्जिंग नेशनल इज देयरफॉर अ मेजर ट्रायम्फ। ठीक है, ये बता रहे हैं कि मेजर ट्रायम्फ हो गया। ओके, रिलाइड हेविली कलेक्टिव एफर्ट्स एक्सेट्रा। ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन नाउ। मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, ऑपोजिट टू बायलेटरलिज्म यूनिलेटरलिज्म, कोऑपरेशन बिटवीन थ्री और मोर स्टेट्स adhering to common issue, shared system of norms and values. ठीक है, emergence, most of the multilateral institutions emerged after the World War II, example United Nations, International Monetary Fund, World Bank, GATT etc. ठीक है, तो अगर हम एक और डिफरेंस देखें तो मल्टीलेटरलिज्म और मिनीलेटरलिज्म में क्या होता है, ये ज्यादा फॉर्मल होता है। ऑन द अदर हैंड मिनीलेटरलिज्म इनफॉर्मल, इनफ्लेक्सिबल और वॉलेंट्री फ्रेमवर्क होता है, जहाँ पे जो सिचुएशनल इंटरेस्ट है वेरी करते हैं, क्योंकि जैसे क्वाड कंट्रीज है, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ठीक है, या फिर हम ये बोले नॉर्थ अमेरिका, सॉरी यस यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है, इनका अपना अलग ऐसे अगर ग्रुपिंग बनाए तो ये सिचुएशनल इंटरेस्ट पे होता है। जो इंडियन ओशन में कंट्रीज लोकेटेड है उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, पैसिफिक ओशन में उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है, वैल्यूज डिफरेंट होंगी, हमारे कल्चर्स उस तरह से नॉर्म्स और वैल्यूज डिफर करेंगे थोड़े से। इट इज नॉट अ न्यू आइडिया एंड को एग्जिस्टेड इन ग्लोबल गवर्नेंस सिंस 1945। ठीक है, जैसे हम इसको बता सकते हैं गैट, तो ये भी कोई बहुत नया आइडिया नहीं है, 1945 से एग्जिस्ट कर रहा है। कंपैरिजन अगर हम करें तो एक्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है, मिनीलेटरलिज्म में थ्री और फोर, यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज होती हैं। मिनीलेटरलिज्म थोड़ा इनफॉर्मल होता है, ये फॉर्मल होता है, एकदम ट्रीटी व्रीटी से बनाया गया होता है, लेकिन क्वाड के लिए कोई ट्रीटी वगैरह नहीं बनाई है, ऑकस के लिए कोई ट्रीटी नहीं बनाई गई है। टारगेट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस एक स्पेसिफिक थ्रेट के लिए बनाया जाता है, जैसे कि अगर हम देखें क्वाड का एक स्पेसिफिक थ्रेट राइज ऑफ चाइना है। ओके, ये ग्लोबल इश्यूज, ब्रॉडर ग्लोबल इश्यूज से डील करता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल वार्मिंग से भी डील कर रहा है, टेररिज्म से भी डील कर रहा है, तो ग्लोबल इश्यूज। लेवल ऑफ एंगेजमेंट, क्रिटिकल मास ऑफ मेंबर्स, क्रिटिकल मेंबर्स को इन्वॉल्व करता है क्वाड। ठीक है, किसको, चाइना से मेनली कौन डील कर सकता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
इसमें सबको इन्वॉल्व करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मिनीलेटरल का हम देख सकते हैं, आरसेप हो गया, ओके, क्वाड हो गया, इसका डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं which are responsible for the shift towards minilateralism? तो फर्स्ट इज राइजिंग मल्टीपोलैरिटी। ठीक है, मल्टीपोलैरिटी क्या होता है? मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर, यूएस भी इमर्ज हो रहा है, चाइना भी इमर्ज हो रहा है, रशिया भी इमर्ज हो रहा है। तो इसने मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज कर दिया जो कि स्टैब्लिश हुए थे अंडर यूएसए लीडरशिप। तो क्योंकि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर आ रहे थे, कंसेंसस नहीं आ पा रहा है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, इसीलिए मिनीलेटरल ग्रुप्स का राइज हो रहा है। देन another thing is strategic alliance versus global cooperation. Strategic alliance facilitate creation of issue specific partnership. ठीक है, क्या होता है आप खुद भी देख रहे हैं, अगर आपने कभी एक ग्रुप बनाया, बहुत बड़ा ग्रुप बन रहा है, ज्यादा बातें नहीं डिस्कस हो रही, छोटे छोटे ग्रुप्स में कंक्रीट चीजें डिस्कस हो रही है। यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे भी ये ध्यान देना, छोटे छोटे ग्रुप्स में ग्रुप डिस्कशन करो विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, जैसे कि क्वाड, इंडिया, जापान, यूएसए, ट्राइलेटरल एक्सेट्रा। इजी रेगुलेशन, रेगुलेट करना इजी होता है, इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स होते हैं, बेसल कमिटी एक्सेट्रा। डिसीजन मेकिंग, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज एक्सेट्रा, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कुछ ही नंबर ऑफ कंट्रीज है, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो पाती है। स्टैग्नेशन, एक तो रिफॉर्म्स स्टैग्नेट हो गए हैं, यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं आ रहा है, अफ्रीका को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। परसीव्ड फेलियर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, तो रीसेंट COP 29 जहां पे क्लाइमेट फाइनेंस नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, तो ये बता रहे हैं कि मल्टीलेटरलिज्म कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। लेकिन मिनीलेटरलिज्म के भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लीडरशिप चेंजेस अफेक्ट फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, कंप्लायंस इश्यूज, क्योंकि नॉन बाइटिंग है, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, इसलिए कंप्लायंस इश्यूज हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरमाइन करता है, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को वीकन कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स क्या है कि हो सकता है मिनीलेटरल से धीरे धीरे हम मल्टीलेटरल पे भी शिफ्ट हो जाए। मल्टी मिनीलेटरलिज्म एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टीलेटरलिज्म सप्लीमेंट कर सकता है द इनएडिकेसीज ऑफ एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरलिज्म विदाउट डीलेजिटिमाइजिंग इट। Strength of minilateralism lies in its ability to achieve concrete results timely. Hence, it could act as a catalyst or operationalization ऑफ मल्टीलेटरल लेवल डायलॉग। फिर नेगोशिएशंस को स्ट्रीमलाइन करता है, ये एक ग्राउंड वर्क ले कर देता है, जैसे कि ऑलरेडी यूएसए इंडिया डिस्कस कर सकते हैं कि अभी यूएन में हमें किन चीजों पे बात करनी है, हम किन चीजों पे साथ में मतलब बोलना है एक्सेट्रा। ओके, रीजनल ग्रुप्स लाइक ईयू, एशियान एक्सेट्रा कैन अराइव एट इनफॉर्मल कंसेंसस विद हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मल कंसेंसस। तो इनफॉर्मली हम ऐसे, जैसे कि क्लास में क्या होता है, ठीक है, कि टीचर से कुछ बोलना है तो पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में डिसाइड कर लेते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे, फिर बड़े ग्रुप में जाके ऐसा कंसेंसस के साथ प्रेशर बनाते हैं। एक्सिलरेट द पेस इन मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस, फिलिंग गैप्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो भी रिफॉर्म्स वगैरह नहीं है उन गैप्स को फिल करेगा, ग्लोबल चैलेंजेस से डील करेगा, और एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क की तरफ हम धीमे धीमे जा सकते हैं। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प बिल्ड कंसेंसस टुवर्ड लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज लाइक यूएन, offering a rule-based framework for minilateral cooperation. Conclusion: while minilaterals cannot replace multilaterals, they can supplement the work by providing a platform for diplomacy, confidence building, and cooperation. Example: in case of climate action, minilaterals can provide an inclusive platform for interacting with subnational non-government actors to formulate innovative solutions. ठीक है, चलो आप इसके नोट्स बना के दिखाती हूँ मैं आपको। सो अगेन, जैसे कि अगर मैं इस पे आज से नोट्स बना रही हूँ, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं, मेरा एक करंट अफेयर्स नोट्स का फोल्डर है, ठीक है, उसमें अब मैं यहाँ पे टॉपिक डाल दूंगी आईआर। ओके, और इसमें भी मैं ना फर्दर डिविजन ऐसे ही करूंगी, GS1, GS2, GS3, GS4। मैं डेट भी लिख देती हूँ कई बार, ठीक है, सो दैट आई नो कि मैंने किस दिन कितनी पढ़ाई की। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट राइट द डेट ऑल्सो। ओके, एक मार्जिन बना लेते हैं यहाँ पर, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। आईआर में आज का मेरा टॉपिक है मिनीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म। तो टॉपिक नंबर 1। ओके, सो अगर मैं रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देखूं, तो अडॉप्शन ऑफ साइबर क्राइम ट्रीटी बाय यूएन जनरल असेंबली।
इससे क्या हो रहा है? रिसर्जेंस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट आई विल राइट द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। मैं आप देख रहे होंगे कि ये मेरे जो ब्लॉक लेटर्स हैं मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप मेरे बन के आ रहे हैं। क्यों मैं इतनी आसानी से उन्हें बना रही हूँ? क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है कि जब भी मुझे कोई हेडिंग लिखनी है आई हैव टू राइट इट इन कैपिटल लेटर्स। तो अपने आप जब भी अब मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखती हूँ ना, वो ब्रेन अपने आप ऐसे अकस्टम्ड हो गया कि वो बना कि वो ऐसे ही लिखता है। ठीक है, दिस इज यू ऑल्सो हैव टू यूज दिस। क्योंकि ऐसा करने से मतलब इट्स लाइक एग्जामिनर का ध्यान जाता है वहां पर। ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगता है। तो जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। वैसे वहां तक मुझे जाना नहीं चाहिए था क्योंकि वहां पे मार्जिन होगा, बट ठीक है, आप लोग ध्यान रखना इसका। ओके, नाउ राइज ऑफ नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म एक्सेट्रा, ये सब मैं यहाँ पे लिख दूंगी। इसके लिए मैं चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा इनोवेशन यहाँ पे सोचूंगी ना, उतना ज्यादा आंसर्स में कर पाऊंगी। ग्रेट पावर कंपटीशन। फॉल ऑफ लिबरल ऑर्डर इतना सफिशिएंट है आंसर राइटिंग के लिए। वैसे भी 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स ही लिखने हैं, तो बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रोइंग एक्सेस टू इंटरनेट, इनएडिकेसी ऑफ लिबरल ब्रोकन, ऑल ऑफ विच कॉज इरोजन ऑफ, सो राइजिंग साइबर क्राइम। ओके, इतने पॉइंट्स भी काफी है। ओके, आपको और ऐड करने आप कर सकते हो। हेयर आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्रेमवर्क कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी मेजर ट्रम्प। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट एक डेफिनेशन लिख लेती हूँ दोनों की। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट एक टेबल बना दूंगी ऐसे करके। एक साइड में लिखूंगी। अब मैं दोबारा से बार बार सेम नहीं लिखूंगी, तो मल्टीलेटरलिज्म और यहाँ पे मिनी। ठीक है, और यहाँ पे इनसे रिलेटेड पॉइंट्स लिख दूंगी। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन भी इसी टेबल में डाल दूंगी। तो अपोजिट टू बाइलेटरलिज्म एंड यूनिलेटरलिज्म, कोऑपरेशन बिटवीन थ्री और मोर कंट्रीज। अब कुछ लोग इसमें ये भी बोलेंगे कि ये तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, आप कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर आप इस तरह से चीजें करोगे तो अगेन आई वुड से वो एक कुछ साइंटिफिक चीजें भी होती है कि हैंड और ब्रेन के बीच में कनेक्शन होता है। जब आप उसको ऐसे करते हो तो आपको चीजें ज्यादा याद होती हैं। ठीक है, तो दिस इज अ टेक्निक। ओके, अगर आपको यूज करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इस तरह के एरोज वगैरह आप बॉडी में यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज इट इन इंट्रो। ओके, और ऑन द अदर हैंड मल्टीलेटरलिज्म थोड़ा इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल और वॉलेंट्री फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क वगैरह वर्ड में नहीं यूज कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूंगी। ये तो हो गया मल्टीपल कंट्रीज, ये मुझे ऑलरेडी पता है। अगर आपको नहीं पता है बट ट्राई टू मेमोराइज इट, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, ये एडहॉक और फॉर्मल वाली चीज मैंने लिख ली है। ओके, यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूँ, आप थोड़ा ऐड कर देती हूँ। फॉर्मल, ये एडहॉक। ठीक है, बस इतना वर्ड सफिशिएंट रहेगा मेरे लिए, मुझे याद करने के लिए। आप भी इसी तरह से बनाने की कोशिश करो।
देन ये पैरामीटर्स आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। जनरली भी जब आप आंसर्स लिख रहे हो, इट वुड बी गुड अगर आप ये पैरामीटर्स के थ्रू डिफरेंशिएशन कर रहे हो। देन टारगेट क्या है, ये स्पेसिफिक थ्रेट और ग्लोबल इश्यूज, ठीक है, यहाँ पे आएगा क्योंकि मेरा ये मल्टीलेटरलिज्म है, ग्लोबल इश्यूज, स्पेसिफिक थ्रेट। इसके बाद तो क्रिटिकल मास ऑफ मेंबर्स, इसकी ब्रॉड और इंक्लूसिव है। फिर मुझे एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल इसमें मैं लिख दूंगी यूएन, आईएमएफ, यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्वाड, एशियान, ओके। इसमें मुझे एक और चीज लिखनी है मिनी लिटरलिज्म के बारे में, जो कि मुझे डिफरेंट सा पॉइंट लग रहा है, इमर्ज्ड इन 1945। ठीक है, हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया, मुझे पता चल गया। नाउ आई विल राइट व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। इसके लिए हम दूसरी पीडीएफ निकाल लेते हैं क्योंकि ये खत्म हो गया है। शॉर्ट नोट्स में इस तरह का भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स में। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, राइजिंग मल्टीपोलैरिटी। अब मल्टीपोलैरिटी में देखो मुझे पता है, और आप भी धीमे धीमे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक कौन कौन से मल्टीपल पोल्स इमर्ज कर रहे हैं। देन स्ट्रैटेजिक अलायंस। अगर मैं ये, और मैं क्या करती थी जनरली, जैसे आज मैंने ये नोट्स बनाए ना, तो कल आगे पढ़ने के पहले मैं इनको रिवाइज कर लेती थी, तो इससे चीजें और जल्दी सेटल होती हैं, जो कि मैंने आपको 1 7 और 15 वाला रूल भी बताया है। इसमें मैं चाहूँ तो एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि क्वाड का तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी इंडिया, यूएसए, जापान। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स लिखने के बारे में भी सोचना है, ठीक है। फिर फॉर्मल, तो हेयर आई विल राइट एजाइल डिसीजन मेकिंग, मैं डायरेक्ट पॉइंट में ही ऐसा लिख दूंगी, एजाइल डिसीजन मेकिंग, ओके। ये फिर मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ जल्दी होता है। इसको एग्जांपल में दे सकते हो, पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर टू I2U2। I2U2 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। देन स्टैग्नेशन इन रिफॉर्म्स, MNSC, WTO, ओके। परसीव फेलियर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल जरूर लिख रही हूँ। इसी तरह से आपको अपने आंसर्स भी लिखने हैं। तो परसीव फेलियर किससे हो रहा है, इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, COP 20।
इस तरह की डिटेल्स अगर मैं अपने आंसर्स में लिखूंगी तो डेफिनेटली एग्जामिनर को मजबूर होकर मार्क्स देने ही पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नीड फॉर एग्जिस्टेंस। इस तरह के अगर आप हेडिंग्स वगैरह ऐसे अपने नोट्स में लिखते रहोगे ना, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी आंसर्स में भी हेडिंग्स कैसे क्रिएट करने हैं। नीड फॉर कोएग्जिस्टेंस में बिल्डिंग ब्लॉक। अगर कभी मुझे अपने शॉर्ट नोट्स नहीं समझ आ रहे तो मैं मैगजीन भी खोल सकती हूँ। ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग नेगोशिएशंस। और इससे क्या होगा ना, अगर मैंने इतने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखूंगी और मेरे दिमाग में ऐसा रहेगा मे बी आगे मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं आज ही इसे बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करूंगी। यूरोपियन यूनियन एंड एशिया। देन एक्सेलरेट द पेस इन मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस। इसके लिए आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, आगे आपको और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे। ये एग्जांपल मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट। देन फिलिंग गैप्स लिख सकती हूँ। ठीक है। फिलिंग गैप्स में मुझे पता है, ठीक है, अभी वैसे भी ऊपर लिख दिया। देन ग्लोबल चैलेंजेस से डील करने में हेल्प कर सकता है। ग्लोबल चैलेंजेस क्या ही हैं? क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। फिर एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क में हेल्प कर सकता है। ओके। सो रूल बेस्ड फ्रेमवर्क build consensus towards legally binding treaties for multilateral minilateral cooperation। ठीक है, चलो। अब मैं इसमें चैलेंजेस लिख लेती हूँ इसके। चैलेंजेस के लिए इस बार कुछ डिफरेंट तरह का आपको फ्लो चार्ट सिखा देती हूँ मैं। चैलेंजेस क्या क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ओके। व्हाट एल्स वी हैव? कंप्लायंस इश्यूज एंड अंडरमाइन ऑर्गेनाइजेशंस। इसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकती हूँ, वीकेंड्स, क्योंकि शायद मुझे अंडरमाइन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा नहीं याद रहता है, ये मुझे ज्यादा याद रहेगा। ओके। Now, coming to the conclusion, how to write the conclusion. कंक्लूजन में मैं यहाँ पे ये जो लास्ट में मैंने चीजें अंडरलाइन की थी इनको लिखूंगी। डिप्लोमेसी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन, दीज आर द बेनिफिट्स। ये वाला एंड कभी भी पेपर में यूज नहीं करना है, AND फुल फॉर्म ही लिखना है। ओके। देन आई कैन ऑल्सो राइट कि प्रोवाइड एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो दिस इज ऑल। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।
कि कैसे आपको जो आपकी मंथली मैगजीन्स है करंट अफेयर्स की, कैसे आपको उनको पढ़ना है, कैसे आपको उनसे नोट्स बनाने हैं। आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहेंगे, व्हाट ऑल टॉपिक्स यू आर फेसिंग इश्यूज इन, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन गुड लक।